तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए हिंदी पेडागोजी का 15 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे इस पीडीएफ में 30 प्रश्न है, लेकिन मैं 15 इस वीडियो में कराने वाला हूं, 15 आपको अगले वीडियो में कराने वाला हूं। तो अभी आपको इस वीडियो में 15 प्रश्न देखने को मिलेगा और आप बताएंगे कि आपने 15 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। बाकी साथियों, ज़्यादा समय नहीं तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे जितने भी क्लास चले तो आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम तक रेगुलर क्लास चलने वाली है। और इससे पहले मैंने कई क्लास आपको ऑलरेडी करवा रखा हूँ, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न हमारा है कि एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश को संलोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करता है। क्या बोला कि अपने एक संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर क्या करा, अपना जिसका संज्ञानात्मक स्तर है उससे एक सोपान ऊपर जो गद्यांश है उसकी समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करता है। क्या करता है? अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करता है। ठीक है, अपन पठन क्षमता प्रदर्शित करता है। तो यह किसके अधिक निकट है? यह किसके अधिक निकट है? तो ए कहता है बोधगम्य निवेश, बी कहता है बोधगम्य उत्पाद, सी कहता है परिकल्पना का अनुवीक्षण, डी कहता है प्राकृतिक क्रम। तो इसमें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बोधगम्य निवेश। क्या कहते हैं? बोधगम्य निवेश। तो पहला का ए हो जाएगा बोधगम्य निवेश। चलिए बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। कह रहा ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती है उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? कह रहा है कुछ कि ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से कहाँ एकत्र होती है? मस्तिष्क में एकत्र होती है, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? तो ए है अधिगम, बी है विकास, सी है अर्जन, डी है कार्य। तो ध्यान से देखिए, अवचेतन स्वीकृति बोला क्या कि अवचेतन, इसे क्या कहते हैं? इसे हम अर्जन कहते हैं। इन ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से क्या होती है? माथा में एकत्र होती है, यानी बिना कुछ चेतन के, बिना कुछ नियम के, बिना कोई एफर्ट लगाए। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम अर्जन कहेंगे, भाषा का अर्जन कहेंगे। और अर्जन के रूप में हम प्रथम भाषा यानी मातृभाषा को अर्जन करते हैं, बाकी भाषाएं को हम अधिगम करते हैं। ठीक है, अधिगम में क्या करते हैं? बाकी भाषाओं को अधिगम करते हैं। और अधिगम में क्या लगता है? अधिगम में हमें नियम, कानून, व्याकरण के नियम, एफर्ट डालना पड़ता है। और उसमें सचेतन स्वीकृति होती है। क्या होती है? सचेतन स्वीकृति। लेकिन इसमें क्या? अचेतन। तो 2 का सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? ए है ध्वनि, बी है रूप, सी है अर्थ, डी है पठन। तो ध्वनि आपका भाषा का अंग है, रूप भाषा का अंग है, अर्थ भी है, क्योंकि भाषा में अर्थ निकलना चाहिए, लेकिन पठन आपका भाषा का अंग नहीं है। तो 3 का डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न है, कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देता है? क्या कह रहा है? कौन सा जो पद्धति है जो भाषा की अपेक्षा लिखित भाषा की अपेक्षा किस पर बल देती है? मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है। ए है श्रव्य भाषा पद्धति, बी है व्याकरण अनुवाद पद्धति, सी है संरचनात्मक उपगम, डी है निगमन पद्धति। तो इसे कौन सी पद्धति कहते हैं जिसमें लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर बल देती है? इसे कहते हैं हम मौखिक। किस पर बल देता है? देखिए, मौखिक यानी बोल करके। तो क्या इसमें लिखना होगा? नहीं, सुनना होगा, यानी सुन करके, यानी लिखना नहीं है, सुनना है, बोलना है। तो हो गया श्रव्य। तो इसे कहेंगे श्रव्य भाषा पद्धति। इसमें लिखना पर बल नहीं देता, इसमें मौखिक भाषा बल देता है, सुनने बोलने पर। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर।
कह रहा है किस पद्धति में शिक्षक के सभी पत्तियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? किस पद्धति में शिक्षक को सभी पत्तियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? ए है व्याकरण अनुवाद पद्धति, बी है प्रत्यक्ष पद्धति, सी है गतिविधि आधारित पद्धति और डी है विभिन्न दर्शनग्राही और ग्रहणशील पद्धति। इसमें क्या होता है? शिक्षकों को सभी पत्तियों के बारे में जागरूक होना चाहिए। कब? विभिन्न दर्शनग्राही पद्धति में शिक्षकों को सभी पत्तियों के बारे में जागरूक होना चाहिए। तो इस प्रकार से 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5 क्या सही हो जाएगा? 5 का डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों के पर हमारी सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार की पठन है? समाचार की पत्र की मुख्य पंक्तियों पर हमारी क्या है? पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन? सरसरी दृष्टि, ठीक है। ऑप्शन ए है गहन पठन, बी है बारीकी से पढ़ना, सी है विस्तृत पढ़ना, डी है सरसरी दृष्टि देखना। यानी सरसरी दृष्टि डालेंगे तो उसमें क्या कहेंगे? क्या गहन पढ़ूंगा डीपली? नहीं, विस्तृत में पूरा बढ़िया से व्याख्या समझ नहीं पढ़ पाएंगे। बारीकी से कब पढ़ेंगे? जब ध्यान से पढ़ेंगे तब ना। लेकिन कह रहा है सरसरी दृष्टि डालना, तो इसे कहेंगे सरसरी दृष्टि से पढ़ना। तो 6 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? लेखन की विशेषता नहीं है। ए है मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, बी है अच्छा संगठन, सी है स्पष्ट उद्देश्य, डी है व्याकरणिक प्रस्तुतता। तो लेखन की विशेषता कौन नहीं है? मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। यानी कि मौखिक लेखन में पूछ रहा है मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कोई विशेषता है? नहीं। तो 7 का ये सही हो जाएगा। लेखन करना है, उसमें क्या कर रहे हैं? मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों में संबंधित है? यानी क्या कह रहा है? कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है यह पहचानने में सहायता करता है? यह पहचानने में सहायता करता है। यह बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विभिन्न उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है, ठीक है। बी है शब्द समता तथा व्याकरणिक विकास पारस्परिक रूप से होने वाली प्रक्रिया है। इन शब्द संपदा जो है और व्याकरणिक विकास है पारस्परिक क्रिया है। सी बच्चे शब्दों को अर्थपूर्ण संदर्भ में अच्छी तरह सीखते हैं, ये भी सही है, ठीक है। ये बात सही है कि बच्चे क्या शब्दों को अर्थपूर्ण संदर्भ में अच्छी तरह से सीखते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा उसके अनुसार आंसर देना होगा, ठीक है। निष्क्रिय संदर्भ की अपेक्षा अंतः क्रिया एवं प्रत्यक्ष क्रिया के संदर्भ में बच्चा भाषा अधिगम को करते हैं, ये भी सही है कि बच्चा जो है अगर पूछेगा तो बात सही है कि निष्क्रिय संदर्भ की अपेक्षा अंतः क्रिया तथा प्रत्यक्ष क्रिया संदर्भ में भाषा अधिगम को करते हैं। बच्चा क्या करते हैं? निष्क्रिय न होकर क्या करते हैं? अंतः क्रिया से भाषा अधिगम करते हैं, भाषा सीखते हैं। लेकिन क्या पूछा फिर समझिए, कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है? यानी एक कैसे पता चलेगा अमूर्त शब्दों को सीखने तथा कैसे संबंधित है ये बताना है, और यह पहचानने में कैसे मदद मिलेगा। तो ये क्या कर फिर से पढ़ते हैं कि बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विभिन्न उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल सही है कि बच्चे को क्या करेंगे? शब्दों तथा भाषा संरचना के लिए अलग अलग उदाहरण सुनेंगे तो बच्चा क्या करेगा कि समझ जाएगा कैसे संबंधित है, ठीक है, पहचान कर पाएंगे। पहचानने के लिए क्या करेंगे? अलग अलग उदाहरण सुनाएंगे, ठीक है। देखिए कितना थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि सही है लेकिन पूछ रहा क्वेश्चन और कुछ। अगर पॉजिटिव निगेटिव में जाते हैं तो भाई गलत हो जाता। क्वेश्चन समझने कैसे पहचानने में सहायता करता है, इसलिए 8 का ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेवल है क्योंकि अधिगम का जो सिद्धांत है उससे ज़्यादा पूछा गया है। कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? कौन सा तरीका जो क्या करता है? विद्यार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता को उत्पन्न करता है। ए है संरचनात्मक उपगम, बी है रचनावाद उपगम, सी है संप्रेषणात्मक उपगम, डी है कौशल आधारित उपगम। तो शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता कौन उत्पन्न करता है? तो संप्रेषणात्मक उपगम। तो 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रमाणिक आकलन क्या है? ए बोल रहा है, 10वां बोल रहा है प्रमाणिक आकलन क्या है? तो मानकीकृत परीक्षण जिसमें प्रश्न उत्तर चुनने के लिए सीमित संख्या में दिया जाता है उसे प्रमाणिक आकलन कहेंगे। बी है शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वह उपगम
जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है अधिगम उद्देश्य को प्राप्त हुए या नहीं। यानी आकलन प्रमाणिक कौन होगा? जो क्या करेगा? शिक्षार्थियों के निष्पादन के माध्यम का वह उपगम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीकों से जांच करता है कि अधिगम का उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। तो क्या होगा? 10 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 11 प्रश्न की ओर। कहना रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा उपयुक्त है? ए है कि सत्र के अवधि विशेष में शिक्षार्थियों का कौशल का मूल्यांकन करना। रचनात्मक आकलन क्या होता है? सत्र के अंत में नहीं होता है। रचनात्मक आकलन कब होता है? वो क्लास में ही होता है, हमेशा होते रहता है। बी शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित रचनात्मक आकलन। सी शिक्षण संस्थान में बहुत अधिक मान्यता दी गई है। तो रचनात्मक आकलन का ऐसा नहीं केवल शिक्षण संस्थान में बहुत ज़्यादा मान्यता दे दिया गया है, जहाँ बहुत अधिक के बाद निगेटिव हो जाता है। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को तुरंत सुधारना चाहिए, इसलिए रचनात्मक आकलन करते हैं। तो रचनात्मक आकलन पर सबसे बढ़िया कथन क्या है कि शिक्षार्थियों की प्रक्रिया पर केंद्रित है। रचनात्मक आकलन क्यों करते हैं? ताकि बच्चा कौन सा प्रक्रिया से कौन सा तरीका से सीखता है उस पर हम ध्यान देते हैं, इसलिए रचनात्मक आकलन करते हैं। तो 11 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। कह स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि स्वतंत्र लेखन का क्या लाभ है? शिक्षार्थी कैसे सीखते हैं? ठीक है। ए है यह महसूस नहीं करते हैं कि उन्हें अधिक लिखना या पूर्णतः सही होना चाहिए। अधिक लिखना है या पूर्णतः सही होना चाहिए। यानी स्वतंत्र लिखने के लिए हम बोल देंगे विद्यार्थियों को, तो क्या वो सोचेंगे कि नहीं हमें टेंशन नहीं है, हमको अधिक नहीं लिखना है, पूर्णतः सही लिखना है, ऐसा कोई महसूस नहीं करते हैं, इसलिए हम स्वतंत्र लिखने के लिए छोड़ देंगे। बी है अपनी प्रथम भाषा से लिखित भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित कर सकते हैं। सी है रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। तो स्वतंत्र लेखन से मुख्य लाभ क्या है कि शिक्षार्थी रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। क्या बनते हैं? और रचनात्मक बनते हैं। तो 12 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालना शुरू कर देते हैं? जैसे कि बा बा दा दा मा मा बा बा दा। देखते हैं ऐसे बबलाना शुरू कर देता है। क्या करता है? बबलिंग करना शुरू कर देता है। तो इसे क्या कहेंगे? देखिए मैंने बता ही दिया, इसे क्या कहते हैं? बबलाने की अवस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बबलाने की अवस्था कहते हैं। तो 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। कह कि एक शिक्षार्थी की भाषा विषय के क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? किसको पहचानना है? तो विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? ए है निष्पादन परीक्षण, बी है निदानात्मक परीक्षण, सी है योगात्मक परीक्षण, डी है लिखित परीक्षण। तो किसी भी शिक्षार्थी की भाषा विषय के बारे में विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचान सकते हैं कि बच्चे को भाषा विषय में कहाँ पे कमजोरी है, तो उसको पहचान करना तो निदानात्मक परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे? निदानात्मक परीक्षण करेंगे। तो 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है, बाकी इसके आगे मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा आपको क्लास नंबर 4 में या 3 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है? किसमें? प्रथम भाषा अर्जन। ठीक है। जैसे मातृभाषा होता है उसमें कौन महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन ए है शिक्षक, बी है विद्यालय। ठीक है। भाषा के अर्जन में न शिक्षक की आवश्यकता होती है न विद्यालय की आवश्यकता होती है। तो भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण होता है? अवसरों की प्रकृति, उसको कैसा अवसर मिला है तो अवसर के अनुसार ही सीख जाएगा, क्योंकि अधिगम के लिए शिक्षक और विद्यालय की आवश्यकता होती है, न कि अर्जन के लिए। पहचान तथा प्रोत्साहन नहीं। इस प्रकार से 15 का सी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, अवसरों की प्रकृति। तो साथ ही आप बताएंगे कि आपने 15 में से कितने प्रश्न सही हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन था, फैक्चुअल टाइप का था, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, बाकी कोई नहीं। ऐसा प्रश्न पूछ दे तो भी ऐसा आप वाकिफ रहेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।